नमस्कार दोस्तों, आज का शीर्षक है हिंदी उपन्यास डार्क हॉर्स भाग 7। जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं पर आधारित एक मोटिवेशनल उपन्यास है जो बेहद ही हास्य एवं रोमांच से भरा है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस डार्क हाउस उपन्यास का हर भाग सुने और आनंद लें। मनोहर ने पूछा, अच्छा गली नंबर 14 जा रहे हैं क्या राय साहब? हाँ वहीं जा रहे हैं, राय साहब ने कहा। गली नंबर 14 का मकान नंबर 72/90 ग्राउंड फ्लोर। अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तखत हुई। अरे आइए राय साहब, आप हैं? आओ भाई मनोहर, कैसे हो भाई? दरवाज़ा खोलते ही गुरुराज सिंह ने कहा। सब दुआ है गुरु भाई, आप कहिए क्या चल रहा है? मनोहर ने आगे बढ़ते हुए कहा। बस घड़ी और सांस फिलहाल यही दोनों लगातार चल रही है, हंसते हुए गुरुराज सिंह ने कहा। और हो राय साहब, आप सुनाइए, कहाँ के दौरे पर निकले हैं? गुरुराज ने पूछा। बस गुरु भाई, आप ही के पास आए थे। ये अपने मित्र हैं संतोष जी, इनके लिए एक कमरा ढूंढ रहे थे, राय साहब ने कहा। अच्छा अच्छा, मिल जाएगा कमरा, रुकिए पहले आप सब बैठिए तो, गुरुराज ने बेड पर से कंबल समेटते हुए कहा। संतोष के लिए गुरुराज का कमरा भी एक नया अनुभव था। उसने देखा 3 रैक पर खूब सारी किताबें ठूस के रखी हुई थीं। एक बड़े टेबल पर लैंप रखा था, उस पर कुछ पत्रिकाएं और 2 कॉपी पड़ी हुई थी। टेबल के नीचे एक म्यूजिक सिस्टम जिसमें आबिदा परवीन की गज़ल धीमी आवाज़ में बज रही थी। एक कोने में छोटी चौकी पर देवताओं की तस्वीरें रखी हुई थीं। तकिए के पास सिगरेट का डिब्बा ऐसे रखा हुआ था जैसे दम्मे का मरीज हमेशा अपने सिरहाने सांस फूलने की टैबलेट रखता है। दीवार पर बस विश्व का एक नक्शा चिपका हुआ था। नीचे चटाई पर अलेवर कामों की द रिवेल के पन्ने उल्टे पड़े थे। तब हो राय साहब, कहिएगा क्या खाइएगा, फिर पीने का व्यवस्था करते हैं, गुरु ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। अरे नहीं, कुछ नहीं गुरु भाई, पीने वीने का प्लीज ये सब छोड़िए, राय साहब ने थोड़ा लजाए अंदाज में कहा। काहे छोड़िए महाराज, काहे आप पीते नहीं हैं क्या? याद है न जब अनामिका पटेल को देख लिए थे आप सिनेमा हॉल में, एक लौंडे का बाह धर के बैठे तो कैसे आके हमारे कमरे पर पैंट खोल कर घोलट घोलट के पिए थे, भुला गए का? गुरुराज ने प्लेट में नमकीन निकालते हुए कहा। अचानक गुरुराज की संतोष पर नज़र पड़ी, फिर तुरंत बोला, वो अच्छा, जूनियर के सामने संकोच कर रहे हैं, हा हा हा। अरे ई भी एडजस्ट हो जाएगा जैसे मनोहर हो गया है कि नहीं मनोहर? कहते हुए गुरु और मनोहर ने ठहाका लगाया। राय साहब ने लजाते हुए ही बात का रुख मोड़ते हुए कहा, ये किताब किसकी है गुरु भाई, क्या है इसमें? ये अलेवर कामू की है, द रिवेल। ये मार्क्सवाद की छाती पर बैठ के लिखा गया है, उसकी याद कायदे से ली गई है। आप रख दीजिए और नमकीन खाइए, आपके सिलेबस से बाहर है, और अभी तो एकदम मत छूइए, नहीं तो लोअरवा भी सरक जाएगा कमर से। कब है लोअर का मेंस आपका? गुरु ने बिस्कुट का पैकेट राय साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। गुरुराज सिंह झारखंड के संत कोलंबस कॉलेज का छात्र रहा था। कुछ समय रांची में भी सिविल की तैयारी के लिए रहा। अपनी पहली मुख्य परीक्षा उसने वहीं रहते दी थी। 5 साल से दिल्ली में था। पिता सरकारी नौकरी में थे। गुरुराज अपने आप में एक कई विरोधाभासों का मिश्रण था। दुनिया दाएं चले तो वह बाएं चलता था। आईएएस की
तैयारी के लिहाज से वह उतना पढ़ चुका था जितने की ज़रूरत नहीं थी। दुनिया को अपनी दृष्टि से देखता था और बिना हिचक अपनी बात कह भी देता था। कुछ लोग उसे अक्खड़ और दम्भी कहते थे, पर मूलतः वह साहसी था। मुखर्जी नगर के बौद्धिक वर्ग के लिए वह एक बिगड़ैल आदमी था। बौद्धिकता की गंभीरता और तार्किकता पर बड़ी निर्ममता से व्यंग करता था। बुद्धिजीवी वर्ग इस शब्द को वह एक गंभीर फूहड़पन कहता था। दारू और किताब उसके दो प्रिय साथी थे। काम भर का धार्मिक भी था और ज्योतिष का इल्म भी पा रखा था उसने। अब तक आईएएस में असफल था। पिता दशरथ सिंह उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या कहते थे, पर गुरुराज के लिए उसके पिता ही उसके जीवन दर्शन के गुरु थे। गुरुराज ने अपने जीवन में कई साल झारखंड के आदिवासियों के बीच गुजारे थे और उनके प्रति उसकी संवेदना कभी कभार उसके विचारों में छलक कर दिखी जाती थी। कुछ लोगों का कहना था कि वह कभी नक्सली संपर्क में भी रहा था, यद्यपि उसके सर पर कुछ पुलिस केस भी थे, जिसे वह अपने छात्र जीवन के दौरान कई सामाजिक संगठनों से जुड़े होने के कारण राजनीतिक षड्यंत्र का नतीजा बताता था। कुल मिलाकर उसे देखकर कहा जा सकता था कि वह संभावनाओं से भरा एक निराश और बेचैन आदमी था। राय साहब गुरु के सामने हमेशा बचाव की मुद्रा में रहते थे। वे गुरु को रग रग से जानते थे। राय साहब विद्वता और उनका आदर्श गुरु के सामने उस ढीले जंघिये की तरह था जो कभी भी गुरु के एक झटके से सरक सकता था। संतोष गुरु के सामने अपने पहले गुरु राय साहब की दशा देखकर हैरान था। उसे अब गुरु में महागुरु नजर आने लगा। गुरु भैया जरा रुमुआ देखिए ना, संतोष भाई के लिए मनोहर ने पानी की बोतल खोलते हुए कहा। हाँ गुरु भाई, ये संतोष बिहार से हैं, भागलपुर से तैयारी के लिए आए हैं। राय साहब ने संतोष पर प्रकाश डालते हुए कहा। एक कमरा कल ही मेरे ऊपरी तल्ले पर खाली हुआ है, देख लीजिए, ठीक लगे तो ले लीजिए, 5500 रुपये का होगा, गुरुराज ने कहा। हाँ क्यों नहीं, चलिए देखते हैं, राय साहब कहते हुए कमरा देखने उठे। सब ऊपरी तल्ले पर पहुंच गए। कमरा खुला था, साफ सुथरा था। संतोष को कमरा, शांत वातावरण और नीचे रह रहा गुरु सब ठीक लगा। उसने हाँ कर दी। राय साहब को तो मानो अब जाकर चैन मिला। लैपटॉप और सीडी की गुदगुदी से भरे उठे। राय साहब, आज ही शिफ्ट हो लीजिए, चलिए आपका बैग ले आते हैं, राय साहब ने झट से कहा। गुरु ने मकान मालिक को फ़ोन लगाया और शाम तक शिफ्ट हो जाने की बात फाइनल कर ली। हाँ हाँ क्यों नहीं, संतोष ने कहा। अब संतोष वजीराबाद में स्थापित होने जा रहा था। अब उसे अपने सपनों को पूरा करना था। उसने सोच लिया था खुद पढ़ेगा, खूब मेहनत करेगा। अकेला कमरे पर रहना है सो कोई बाधा भी नहीं होगी। रूम पर शिफ्ट होने के बाद राय साहब ने उसे सुझाव देते हुए कहा था कि अभी पहले 6 महीने खुद से कमरे पर एनसीईआरटी की किताब पढ़ लें, फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करें। चलिए आपको कुछ सामान भी तो लेना होगा, गुरुराज ने संतोष को कहा। हाँ, किचन का सामान, एक मेज, एक कुर्सी और बेड तो आज ही ले लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे और भी जरूरी सामान लेते रहिएगा। मनोहर ने एक कुशल गृहस्थ
की भांति सुझाव देते हुए कहा, हाँ उधर से ही इनका बैग भी उठा लाएंगे। ओके, बहुत धन्यवाद गुरु भाई, कमरा दिलवा दिए आप, ऊपर से आपका सानिध्य मिलेगा। संतोष जी को एकदम ठीक रहा, ये राय साहब बोले। थैंक यू गुरु भाई, संतोष ने भी कहा। सुनिए, गुरु को थैंक यू बोलने से काम नहीं चलता। गुरु को थैंक्स का मतलब होता है कुछ रंग बिरंगा पानी बरसना चाहिए। हंसते हुए मनोहर ने कहा, नहीं यार संतोष, तुम भाई जाओ अपना सामान खरीद, जल्दी एडजस्ट हो जाओ। ई मनोहर साला ऐसे ही मजाक कर रहा है, गुरु ने संतोष से कहा। पर संतोष भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता था और मनोहर ने इशारों में वह तरीका बता दिया था। ठीक है, मेरी तरफ से प्लीज कमरे पर एक पार्टी रहेगा, शाम को जल्दी आ जाइएगा आप लोग। संतोष ने सबको आमंत्रित करते हुए कहा। ओहो, बहुत बढ़िया संतोष भाई, ओके चलिए अब कैंप चलते हैं, वहीं मिलेंगे। बेड, मेज और कुर्सी बढ़िया वाला, खुशी से भरे मनोहर ने कहा। गुरु से विदा लेकर तीनों अब किंग्सवे कैंप्स के मार्केट पहुंच चुके थे। ऑटो से उतरते ही राय साहब ने कहा, एक लिस्ट बना लीजिए सामान का। अरे लिस्ट का बनाना है, चलिए फटाक से एक बेड, चेयर और टेबल लीजिए। पहले मनोहर ने सरदार फर्नीचर की दुकान की तरफ बढ़ते हुए कहा। सरदार जी ने झट से बाहर पड़ी हुई बेड की धूल झड़वाई और स्टाफ से उसे बिछाकर दिखाने को कहा। बेड के बिछते ही राय साहब उस पर बैठकर हुमच 2-3 बार उछले, उतरकर बेड की चारों टांगें हिलाकर देखी। ठीक है, मजबूत है, इसे दे दीजिए, दाम ठीक ठाक लगा दीजिएगा सरदार जी, राय साहब ने सरदार जी से कहा। दाम की चिंता न करो, मार्केट से 1 रुपया कम ही लगाऊंगा जी, हमारा फिक्स रेट है। चीज़ देखो, कोई भी सामान लो, चलता रहेगा, सरदार ने कैलकुलेटर का बटन दबाते हुए कहा। ओके, एक कुर्सी और टेबल भी दिखा दीजिए, मनोहर ने आगे आकर कहा। निकाल ओए, बढ़िया गद्दी वाली कुर्सी और बड़ी वाली टेबल दिखा बच्चों को, सरदार जी ने आवाज़ लगाई। कुर्सी टेबल की मजबूती भी जांच कर राय साहब ने ओके कर दिया। सामान पैक कराकर रिक्शा पर लाद दिया। रिक्शा वहीं खड़ी कर तीनों और भी सामान लेने आगे की दुकान पर गए। बेड का गद्दा और तकिया खरीद उसे भी बंधवा लिया। किचन का सामान खरीदते वक्त भी राय साहब ने तवे को 3 बार पटक कर देखा। राय साहब हर सामान की मजबूती देख लेना चाहते थे। उनका अनुभव जानता था कि विद्यार्थी को यहाँ तैयारी में 5-8 साल लगना आम बात है, तो हर साल नया सामान खरीदने का झंझट न रहे। जो भी लेना हो टिकाऊ ही लो, जो IAS के 4 प्रयास और PCS के अनेक प्रयास में भी साथ निभाता रहे। ज़रूरत के और भी सामान लेकर तीनों ने एक और रिक्शा लिया। दोनों रिक्शों पर सामान लादे वहां से निकल पड़े। संतोष ने बिना कटौती किए ज़रूरत का हर सामान खरीद लिया था। उसने किसी सामान की मजबूती या गारंटी नहीं देखी। वह तो बस 1 साल में ही अपने सपनों को साकार करने की ठान कर आया था। वह रिक्शा पर लदे सामान को युद्ध सामग्री के तौर पर देख रहा था। उसे अब UPSC से लड़ाई जीतनी थी। वह बस जल्द कमरे पर पहुंचकर सारा सामान एडजस्ट कर पढ़ाई में जुट जाना चाहता था। लीजिए, एक एक करके अंदर करिए सब सामान और चलिए अंदर लगाते हैं सामान को, मनोहर ने कुर्सी को दरवाजे तक पहुंचाकर कहा। 5 मिनट में सारा सामान कमरे के अंदर था। आप लोगों का बहुत ऋणी हूँ, मनोहर जी और राय साहब, संतोष ने कृतज्ञ भाव से कहा।
अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब आप अपने हिसाब से ये सब सामान सेट कर लीजिएगा, फिर पढ़ाई में जुट जाइए। और हाँ, एक नीब वाला पेन और स्याही ले लीजिएगा, नीब वाले पेन से लिखने का अभ्यास डालिए। राय साहब ने नल खोलकर हाथ धोते हुए कहा, ठीक है राय साहब, कल सुबह किताब लेने आ जाऊंगा बत्रा पर। मनोहर जी भी आ जाएंगे सुबह, फिर हम तीनों वो रात की पार्टी वाला भी सामान सब खरीद लेंगे। गुरु भाई को भी मैं अभी बोल आऊँगा कल के लिए, संतोष ने रैक को दीवार के साथ लगाते हुए कहा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब, राय साहब ने कहा। जी ठीक है, कल मिलते हैं। संतोष उन्हें दरवाजे तक छोड़ने निकल आया। चलिए मनोहर जी, गुरु भाई से भी कल ही मिलेंगे, राय साहब ने धड़ाधड़ सीढ़ी उतरते हुए मनोहर से कहा। हाँ महाराज, आप इतना हड़बड़ी में हैं, आज सीढ़ी चलेगा का खूब कहकर मनोहर ठहाका मारकर हंसा। राय साहब भी गुदगुदा गए। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है, अगले भाग में फिर मिलेंगे।